हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आपकी रेगुलर डिमांड्स पे और आपकी फेल्ट नीड को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि सर आपसे रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल लॉ को सबसे पहले कवर कीजिए। सो आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ। आज का ये फर्स्ट लेक्चर होगा इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग, इंटरनेशनल लॉ का नेचर और इंटरनेशनल लॉ के बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ से। चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूपीएससी मेंस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ जहाँ इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यूज टाइप एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, सब के लिए ये हमारा कोर्स हेल्पफुल होगा और हम एकदम इजी वे में, सिंपल वे में आपके दिमाग में डाल देंगे चीज़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। जो इंटरनेशनल लॉ है, ये वर्ड यूज़ करने वाले सबसे पहले पर्सन थे जर्मी बेंथम। वही जर्मी बेंथम जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर की जो बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ वर्ड किसने यूज़ किया? जर्मी बेंथम ने। कब किया? 1980 में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसको कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो एक ही बात है और ये पर्सन है ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस ये डच के एक जूरिस्ट थे। जूरिस्ट वर्ड कहाँ से निकला है? जुडिशरी से, जज से। ठीक ठीक है। तो ह्यूगो ग्रोटियस कौन है? फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ वर्ड किसने यूज किया? ये किया जर्मी बेंथम ने। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की जो मॉडर्न स्टडी है उसकी नींव किसने रखी थी? कौन सा वर्क है? किसने रखी होगी? इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है? ह्यूगो ग्रोटियस। तो ग्रोटियस ने रखी होगी। इसका मतलब ग्रोटियस की कोई बुक होगी। उस बुक का नाम है डी जूरे बेली एसी पैसेज। डी जूरे बेली एसी पैसेज ये एक लेटिन टर्म है। इसका मतलब क्या है? इस बुक का नाम अगर इंग्लिश में देखें हम तो ये है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। तो ये आपको मैच करने के लिए भी आ सकता है कि डी जूरो बेली एसी पैसेज को मैच किसके साथ करना है? लेटिन टर्म है, मैच करना है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। या पूछेगा ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस इज रिटन बाय। तो किसने लिखा है ये लिखा है ह्यूगो ग्रोटियस ने, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ने। कब लिखा है? 1625 में। ठीक है। ये लेटिन टर्म है डी जूरे बेली एसी पैसेज। डी जूरे बेली एसी पैसेज। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम मीनिंग की। इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। हम 3 डेफिनेशंस करेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूछी जाती है वो ये है फर्स्ट वाली। क्या है ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है ओपेनहाइम की डेफिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपेनहाइम की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, आपने याद रखनी है। 3 कीवर्ड से मैं आपको ये याद कराऊंगा। क्या है इंटरनेशनल लॉ? ओपेनहाइम क्या कहते हैं? ओपेनहाइम कहते हैं लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ। क्या है? ये एक नाम है किसके लिए?
फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in the relation with each other। 1905 में ये डेफिनेशन देते हैं ओपेनहाइम। क्या कहते हैं ओपेनहाइम? ओपेनहाइम कहते हैं कि कोई भी दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स अगर आपस में रिलेशन बनाना चाहती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बनाना चाहती हैं, कोई ट्रेड करना चाहती हैं, ठीक है, मिल के कोई काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत है? एक लॉ की ज़रूरत है। उस लॉ का नाम क्या है? इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशंस। क्या है ये? ये एक बॉडी है कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स की। कस्टमरी मीन्स कस्टम से जुड़ा है। कस्टम मीन्स जो रीति रिवाज सदियों से चलते आ रहे हैं उनको हम कस्टम कहते हैं। तो कस्टमरी मीन्स जो चीज़ें पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। कन्वेंशनल मीन्स जो एग्रीमेंट है, जो ट्रीटीज हैं, और ये बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, ये माननी है स्टेट्स को। कौन सी स्टेट्स को? सिविलाइज्ड स्टेट्स को। वो वर्ड यूज करते हैं सिविलाइज्ड स्टेट्स। तो याद कैसे रखेंगे? ओपेनहाइम की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है पूछा जाएगा। तो क्या कहते हैं ओपेनहाइम? इंटरनेशनल लेवल पे जब नेशन या स्टेट्स आपस में रिलेशन बनाते हैं तो वो स्टेट्स को उन्होंने बोला है सिविलाइज्ड स्टेट्स, और जो वो लॉ है उसको बोला है कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। कस्टमरी, कन्वेंशनल रूल्स, सिविलाइज्ड स्टेट्स, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी से आप याद रखेंगे ओपेनहाइम की ये डेफिनेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन है कि लॉज ऑफ नेशन क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये लॉ है नेशंस का या इंटरनेशनल लॉ, दो वर्ड इन्होंने यूज किए हैं। क्या है ये? इट इज द बॉडी ऑफ customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their relation with each other। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है ओपेनहाइम ने। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट आपको पता है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, एक दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन की जरूरत पड़ती है। इंडिया की बात कर लें हम, क्या इंडिया के पास अपना पेट्रोल है? नहीं है, अब किसी न किसी से पेट्रोल लेना पड़ेगा। क्या इंडिया के पास डिफेंस के लिए वेपन्स थे पास्ट में? नहीं थे, हमें डिपेंड होना पड़ा। कभी हम यूएस पे डिपेंड होते हैं, कभी हम रशिया पे डिपेंड होते हैं, ट्रेड करते हैं हम, चाइना से बहुत सारी चीज़ें हम मंगवाते हैं। जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं, मेडिसिन्स के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम चाइना से मंगवाते हैं। ठीक है, तो डेट्स जैसे मिडिल ईस्ट से हम मंगवाते हैं, खजूरें। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कंट्रीज आपस में रिलेशन बनाती हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, मॉडर्न टाइम में आपने देखा है 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया, यहाँ से मसाले लेकर गया, तो पुर्तगाल में जाके उसने मसाले बेचे। उसको देखते देखते और भी काफ़ी सारे आए, डच आए, डेन्स आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, ये लोग आए, इंडिया में आए, बिजनेस करने के लिए आए। तो हर कंट्री के लोग हर कंट्री में दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं, तो उस काम के लिए, उस डील के लिए, बिजनेस के लिए रिलेशन जो बनाते हैं आपस में, उनके लिए कुछ कानून चाहिए होंगे, कुछ लॉज चाहिए होंगे, वही है लॉज ऑफ नेशन, वही है इंटरनेशनल लॉ। ओपेनहाइम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स है, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग, लीगली माननी है किसको? सिविलाइज्ड स्टेट को। तो 3C याद रखेंगे आप ओपेनहाइम की डेफिनेशन को टिक करने के लिए। ठीक है, ओपेनहाइम का पूरा नाम क्या था? ओपेनहाइम का पूरा नाम था लासा फ्रांसिस लॉरेंस ओपेनहाइम। तो आप ओपेनहाइम ही याद रख सकते हैं, LFL ओपेनहाइम। ठीक है, he emphasized that these rules govern the interaction between the states। वो कहते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये दोनों स्टेट्स के बीच में इंटरेक्शन को गवर्न करेंगे। ठीक है, और क्या आगे? ओपेनहाइम की एक बुक याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी? पूछा जाएगा इंटरनेशनल लॉ अ ट्रीटाइज इज रिटन बाय। तो इंटरनेशनल लॉ
अ ट्रीटाइज एक बुक है जो लिखी गई है ओपेनहाइम के द्वारा। तो इंटरनेशनल लॉ अ ट्रीटाइज इज रिटन बाय ओपेनहाइम। जब ये बुक लिखी गई थी तब ये 2 वॉल्यूम में आई थी। फर्स्ट वॉल्यूम बात करता है पीस पे, कि पीस के टाइम 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा स्टेट्स आपस में रिलेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या इंटरनेशनल लॉ होंगे। और सेकेंड वॉल्यूम इसकी बात करती है कि जब डिस्प्यूट होगा या वार होगा या न्यूट्रलिटी होगी, उस टाइम 2 स्टेट्स आपस में रिलेशन कैसे बनाएंगे, उनके इंटरनेशनल लॉज कैसे होंगे। तो यहाँ से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ अ ट्रीटाइज रिटन बाय ओपेनहाइम। ओपेनहाइम की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? इंटरनेशनल लॉ अ ट्रीटाइज। ये कब पब्लिश हुई थी? 1905 और 6 में। कितनी वॉल्यूम में हुई थी? 2 वॉल्यूम में। पीस पे कौन सी वॉल्यूम बात करती है? फर्स्ट वॉल्यूम। डिस्प्यूट या वार पे कौन सी वॉल्यूम बात करती है? सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, ओपेनहाइम ने अपना काम कर दिया। उन्होंने बोला इंटरनेशनल लॉ क्या है? कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं और ये सिविलाइज्ड स्टेट्स के लिए बाइंडिंग है। बट यहाँ प्रॉब्लम हुई, इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। इसको कि ये ओपेनहाइम जो है ये सिविलाइज्ड स्टेट का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये तो एक नैरो वर्ड है, नैरो टर्म है। क्यों? सिविलाइज्ड स्टेट उस टाइम में कहा जाता था किसको? जो क्रिश्चियनिटी वाली स्टेट्स थी, जो क्रिश्चियन रिलीजन पे फॉलो होती थी, मींस रिलीजियस एंगल को डाल दिया यहाँ ओपेनहाइम ने। ठीक है, तो ये नैरो टर्म है, ऐसा बोला गया। दिस डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट फुली encompassing द मॉडर्न स्कोप ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां इन्होंने एक ही चीज पे बात खत्म कर दी कि इंटरनेशनल लॉ है, सिविलाइज्ड स्टेट्स जो हैं उनके बीच में जो रिलेशन बनते हैं उन रिलेशंस को गवर्न करते हैं इंटरनेशनल लॉ। बट क्रिटिसाइज करने वाले बोलने लगे कि अगर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई रिलेशन बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो क्या कैसे बनाएंगे? जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ अगर रिलेशन बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? तो इस चीज पे इसको क्रिटिसाइज किया। 3 चीजों पे। कौन कौन सी चीजों पे? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई नॉन स्टेट एक्टर है, स्टेट्स के अलावा कोई और चीज एक्टर है अगर अदर देन स्टेट, या इंडिविजुअल्स। कई बार इंडिविजुअल पे भी हमें इंटरनेशनल रिलेशन बनाने पड़ते हैं। और दूसरा उनको बोला कि सिविलाइज्ड स्टेट तो एक नैरो टर्म है। तो इस चीज का इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ओपेनहाइम की जो बुक है इंटरनेशनल लॉ अ ट्रीटाइज, उसकी 8th एडिशन, जब उसकी 8th एडिशन आई उसमें सिविलाइज्ड स्टेट के टर्म को हटा दिया गया। ठीक है, जो सिविलाइज्ड स्टेट की टर्म को कौन सी एडिशन में हटा दिया गया था? तो 8वीं एडिशन में ओपेनहाइम की बुक इंटरनेशनल द ट्रीटाइज में हटा दिया गया था। ठीक है, 8th एडिशन में। उसके बाद और क्या याद रखना है? इसी बुक का एक और एडिशन आता है, 9th एडिशन। 9th एडिशन में 2 पर्सन होते हैं, वो ओपेनहाइम की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं ये? रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वाट्स। रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वाट्स। रॉबर्ट जेनिंग्स और आर्थर वाट्स ये क्या करते हैं? ये रिवाइज करते हैं किसको? ओपेनहाइम की डेफिनेशन को। वही डेफिनेशन जो इंटरनेशनल लॉ पे थी, जहां 3C की बात हुई थी। कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं, किसके लिए हैं? सिविलाइज्ड स्टेट्स के लिए हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिवाइज करके क्या चेंज करते हैं? ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स। ये रूल्स की बॉडी है विच आर लीगली बाइंडिंग्स ऑन स्टेट। और ये रूल्स जो हैं ये स्टेट्स के साथ लीगली बाइंडिंग है, स्टेट्स को मानने हैं। कब? इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, जब ये आपस में रिलेशन बनाएंगी ये स्टेट्स। ठीक है, दीज रूल्स आर प्राइमरली फॉर दोज
गवर्न्स द रिलेशन ऑफ स्टेट्स। प्राइमरली ये रूल्स तो स्टेट्स के लिए हैं, बट सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही सब्जेक्ट नहीं हैं, बट स्टेट्स ओनली नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सिर्फ स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, स्टेट भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और कुछ लेवल तक इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ओपेनहाइम की डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया। ओपेनहाइम ने 3 चीजें बोली थी, कौन कौन सी, कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं, और ये रूल्स किसके बीच में, सिविलाइज्ड स्टेट्स जब आपस में रिलेशन बनाती हैं। इन्होंने एक तो सिविलाइज्ड स्टेट तो 8th एडिशन में हटा दिया था, पीछे 2 चीजें बची थी, कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं नेशंस के बीच में। फिर 8th के बाद 9th एडिशन में 2 पर्सन ने, कौन कौन से 2 पर्सन ने ओपेनहाइम की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, किस किसने किया, रॉबर्ट जेनिंग्स ने और आर्थर वाट्स ने। क्या लिखा, इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है, और ये रूल्स जो हैं ये लीगली बाइंडिंग हैं स्टेट्स के लिए। कब, जब ये आपस में इंटरकोर्स करती हैं, जब ये आपस में रिलेशन बनाती हैं। बट प्राइमरली तो ये रूल्स जो हैं ये स्टेट्स के रिलेशन के लिए हैं, बट सिर्फ और सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसका स्टेट भी है, सब्जेक्ट इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और सब्जेक्ट इसका इंडिविजुअल भी है। ठीक है, तो ये थी मॉडिफाइड डेफिनेशन ओपेनहाइम की। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। हर वो कोर्स जहां इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, सब के लिए ये बेस्ट वीडियो बनने वाली है, बेस्ट लेक्चर बनने वाला है। इसके कंप्लीट हम कवर करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये चीजें देख रहे हैं। चलिए, ठीक है, मॉडर्न वैलिड डेफिनेशन देख लेते हैं कि आज के टाइम में वैलिड डेफिनेशन बनती क्या है इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, दैट गवर्न द रिलेशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ सोवरन स्टेट्स। तो सोवरन स्टेट्स, इंडिया सोवरन स्टेट है, यूएसए सोवरन स्टेट है, यूएसए और इंडिया के बीच में जब रिलेशन गवर्न करने हैं तो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा होंगे। क्या सिर्फ सोवरन स्टेट के बीच में, नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ है, जैसे डब्ल्यूटीओ है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, और सम टाइम इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मॉडर्न डेफिनेशन कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, दैट गवर्न द रिलेशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ सोवरन स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समटाइम्स इंडिविजुअल्स इन द इंटरनेशनल एरिना। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है स्टेट टू स्टेट रिलेशंस एंड इंश्योर करता है ऑर्डर, कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। इंटरनेशनल लेवल पे आपस में स्टेट्स में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, कोऑपरेशन बना रहे, एक पीसफुल तरीके से साथ साथ होके आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था मीनिंग और डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ का। इसमें आगे क्या है, सेकंड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। भाई इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। लॉ क्या होता है, आज एक बिल, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर एक बिल आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो कौन किसके पास बिल आया है, कहाँ है बिल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेशन का काम कर रहा है। ये बिल पहले एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां प्रेसिडेंट का कंसेंट होगा, मोहर लगेगी और ये बन जाएगा एक्ट, ये बन जाएगा लॉ। हमने तो यही तरीका पढ़ा है, सबने यही तरीका पढ़ा है कि लॉ कैसे बनता है, कोई बॉडी है वो लॉ बनाती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ जो है इसका नेचर क्या है, क्या ये ऐसे कोई बॉडी है या क्या है, ये कैसे बनता है, क्योंकि ऊपर तो बात कर रहे थे ओपेनहाइम कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स है। तो इस चीज पे डिबेट है, किस पे, देयर इज डिबेट है इस चीज पे कि इंटरनेशनल लॉ क्या सच में लॉ है। क्यों शक क्यों है,
क्योंकि इट लैक्स अ सेंट्रल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमने देखा जब भी कोई कानून बनता है तो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है जनता पे, और जुडिशरी उस कानून को इंटरप्रेट करता है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल दी हैं कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनकी डेट पूछी जाती है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, 1955 में आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट कब आया, 1937 में आया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में आया। ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल मोस्टली वैसी लेता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको काम आती है। तो हमने देखा हमारे इंडिया में एक लेजिस्लेचर है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी चेक एंड बैलेंस करता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करता है, कानून गलत है तो उसको हटा देगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये एक कानून है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में आया था, ये भी एक कानून है। आरटीआई 2005 में आया, ये एक कानून है। लैंड इक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट, आजकल रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो जो लैंड सरकार एक्वायर करती है गवर्नमेंट, उसके बदले में जो मुआवजा देती है वो इसी के तहत देती है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट। ठीक है, तो ये तो कानून है। क्या इनकी तरह इंटरनेशनल लॉ भी कोई कानून है क्या? तो ये एक्स्ट्रा चीज बताइए, आपने याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको काम देगा। इसी एग्जाम में भी दे सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, 1955। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937। आरटीआई 2005 और लैंड इक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ये जस्ट एग्जांपल के लिए थे, बट पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ कानून है या नहीं है, इस पे डिबेट है। डिबेट है तो क्या है, इस पे तीन व्यूज आते हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है या नहीं है। वो तीन व्यूज कौन कौन से हैं डिटेल में देखते हैं हम। पहला व्यू है नेगेटिव व्यू। नेगेटिव व्यू कहता है कि इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ। कौन कहता है? प्रोफेसर जॉन ऑस्टिन। प्रोफेसर जॉन ऑस्टिन नेगेटिव व्यू को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? ये कहते हैं कि लॉ के लिए क्या होता है, लॉ क्या होता है? लॉ एक कमांड ऑफ सोवरन है विच इज फॉलोड बाय सैंक्शन। सोवरन की कमांड है। इंडिया के केस में पार्लियामेंट सोवरन है। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया तो वो क्या है? लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? कमांड ऑफ सोवरन है, पार्लियामेंट ने बनाया। अगर आप इस कानून को नहीं मानोगे तो आप पे सैंक्शन लगेंगे। ठीक है, आप इसको वायलेट करोगे तो आपको आप पे सैंक्शन लगेंगे, आपको पनिश किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नेगेटिव व्यू के हिसाब से हम आज के टाइम में एग्जांपल लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। कब साइन हुई थी? 1960 में। क्या कहती है ये ट्रीटी कहती है कि इंडिया के जो 6 रिवर हैं, इनमें से 3 रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 3 का पानी इंडिया यूज करेगा। कौन कौन से 3 का? ये हम पढ़ चुके हैं चीजें। सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे याद कराया था ना मैंने। सी फॉर चनाब, जे फॉर जेलम, आई फॉर इंदस। ये 3 रिवर जो हैं, ये इनको बोला गया वेस्टर्न रिवर, और ये पानी इनका पाकिस्तान यूज करेगा, और एसआरबी का पानी इंडिया यूज करेगा। सतलज, रावी और ब्यास। तो ये ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने बोला कि हम इस ट्रीटी को तोड़ रहे हैं, तो ट्रीटी तोड़ दी। तो क्या पाकिस्तान ने कोई पनिशमेंट किया इंडिया को, या किसी ने कोई पनिशमेंट किया? किसी को क्या जेल में डाल दिया, कोई करोड़ों का फाइन लगा दिया? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो यही तो कहते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ जो है वो कमांड ऑफ सोवरन है। अगर आप उसको नहीं मानोगे आप पे सैंक्शन लगेंगे। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो बहुत सारे कानून नहीं मानती। काफी सारी स्टेट्स हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए कानून बनाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कानून बनाती हैं, वो स्टेट्स नहीं मानती। इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, वो नहीं मानती। तो क्या होता है? उनको तो कुछ नहीं होता। तो काफी सारे जो
पर्सन है वो कहते हैं हाँ भाई जॉन ऑस्टिन तो सही कह रहे हैं। कौन कौन सपोर्ट करता है नेगेटिव व्यू को? जॉन ऑस्टिन तो करते हैं, थॉमस हॉब्स भी कहते हैं, सेम व्यू है इनका, जर्मी बेंथम भी नेगेटिव व्यू को सपोर्ट करते हैं, और साम्यूल वॉन पुफनडॉर्फ ये भी सपोर्ट करते हैं नेगेटिव व्यू को। तो जो इसको क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन हैं वो कहते हैं ठीक है जनाब, इंटरनेशनल लॉ नहीं है। आप बताइए, जरा जॉन ऑस्टिन को पूछते हैं, आप बताइए इंटरनेशनल लॉ क्या है फिर? तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं ये एक पॉजिटिव मोरालिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी है? जॉन ऑस्टिन ने बोला। ये रियल लॉ नहीं है। क्यों? ना तो इसमें कोई सॉवरन अथॉरिटी है, ना इसमें सैंक्शन लगते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। ठीक है, क्यों क्रिटिसिज्म इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा? क्यों भाई? क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि जनाब इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, अगर कोई कानून नहीं है तब भी कस्टम्स जो हैं वो सर्व करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में सदियों से। कस्टम्स पे इंटरनेशनल लॉ चलते हैं। कैसे कस्टम्स पे? कस्टम्स क्या है? कस्टम्स जो चीजें सदियों से चलती आ रही हैं, स्टेट्स मान रही हैं और वो चलती आ रही हैं। जैसे इंडिया की एक हिस्ट्री रही है कि यहाँ रिफ्यूजी आते रहे, यहाँ रिफ्यूजी आते रहे। दलाई लामा आए लगभग 1959 के आसपास, और हजारों के हिसाब से इनके साथ सपोर्टर थे। आज भी धर्मशाला में रह रहे हैं दलाई लामा। तो ये तो एक इंडिया तो रिफ्यूजियों को जमाने से जगह दे रहा है, असाइलम दे रहा है। रोहिंग्या बहुत सारे यहाँ आके रह रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई मतलब कानूनी कार्रवाई करके उनको मार दिया या जेल में डाल दिया? नहीं। शेख हसीना जब सत्ता में आई थी उससे पहले, जब इनके फादर के साथ ऐसा हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, तो उस टाइम भी शेख हसीना को असाइलम दिया था इंडिया ने, अभी फिर से दिया है। तो ये कहते हैं कि जब कोई भी कानून नहीं होता तब कस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं इंटरनेशनल लॉ का। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक लॉ नहीं है? तो नेगेटिव व्यू में आपने क्या क्या याद रखना है? नेगेटिव व्यू कहता है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। प्रोफेसर जॉन ऑस्टिन ये बात बोलते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम और पुफनडॉर्फ, SV साम्यूल वॉन पुफनडॉर्फ। क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? क्योंकि जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि यहाँ ना तो सोवरन है कोई, ना यहाँ सैंक्शंस हैं। बट क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि जनाब जब सोवरन नहीं होता, जब इंटरनेशनल लॉ नहीं होता, तब कस्टम्स के द्वारा चीजें की जाती हैं, रिलेशन बनाए जाते हैं। कस्टम भी एक लॉ है। कौन कहता है? ऊपर हमने डेफिनेशन में बात की, कस्टम की बात किसने की? ओपेनहाइम ने। ओपेनहाइम पॉजिटिव व्यू को सपोर्ट करते हैं। ओपेनहाइम कहते हैं यस, इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। लोगों ने पूछा कि क्यों? वो कहते हैं कि लॉ क्या होता है? लॉ एक बॉडी ऑफ रूल है जिसको एक कम्युनिटी फॉलो करती है उसके कंसेंट से। भाई कम्युनिटी ने मान लिया कि मुझे ये फॉलो करना है तो करना है, जरूरी थोड़ी है वो लिखत में हो। ऐसा ओपेनहाइम कहते हैं। इट इज द बॉडी ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द कम्युनिटी। कि जैसे लॉ क्या होता है? कहते हैं कि लॉ एक बॉडी ऑफ रूल है जो फॉलोड होती है कम्युनिटी से। जैसे कस्टमरी आप देख लो, अब गांव में चले जाओ तो वहां क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती, कस्टमरी है भाई, नहीं होती तो नहीं होती। ठीक है, एक कम्युनिटी फॉलो कर रही है। या किसी पवित्र जगह में, मंदिर मस्जिद में आप जाते हो तो वहां जूते लगा के नहीं जाते, कस्टमरी है, चीजें चल रही हैं, एक कम्युनिटी मान रही है, तो ये कानून है एक किस्म का। तो ये कहते हैं कि लॉ क्या है? एक बॉडी ऑफ रूल है जो एक कम्युनिटी अपने कंसेंट से, सहमति से मानती है। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ भी रूल्स हैं, यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने कंसेंट से उनको फॉलो करती है। तो इट इज द बॉडी ऑफ लॉज फॉलोड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय इट्स कंसेंट। कौन कहता है? ओपेनहाइम। तो ओपेनहाइम फिर अपनी डेफिनेशन भी देते हैं, क्या? कि ये कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं जो सिविलाइज्ड स्टेट्स मानती हैं, बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग। इंटरनेशनल लॉ लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने कंसेंट से मान रहे हैं। और साथ में ये कहते हैं कि हाँ, इनको
एनफोर्स भी किया जाता है। कैसे? इंटरनेशनल प्रेशर के द्वारा, सैंक्शन के द्वारा। आप नहीं मानोगे तो हम आप पे 20% टैरिफ लगा देंगे, 25% टैरिफ लगा देंगे, या रेसिप्रोसिटी की वजह से। आपने ये कानून बनाया, हमारी स्टेट ने माना, हम ये कानून बना रहे हैं, आपकी स्टेट मानेगी। या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, इनका भी काफी बड़ा रोल होता है रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने में। तो ये था पॉजिटिव व्यू। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है। तो नेचर में 3 व्यूज हैं। नेगेटिव व्यू, इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, ऑस्टिन कहते हैं, थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम और पुफनडॉर्फ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ कोई सोवरन है, ना यहाँ सैंक्शंस है। पॉजिटिव व्यू वाले कहते हैं कि यस, इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। ओपेनहाइम कहते हैं कि लॉ क्या है? बॉडी ऑफ रूल्स है जिसको एक कम्युनिटी मानती है अपने कंसेंट से। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ भी एक बॉडी ऑफ रूल है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है अपने कंसेंट से, और ये बाइंडिंग है, मानने हैं स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि वो अपने कंसेंट से ये कानून मान रही हैं। और कहते हैं कि इनको एनफोर्स भी किया जाता है इंटरनेशनल प्रेशर के द्वारा, सैंक्शन के द्वारा, रेसिप्रोसिटी के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन है, ये रोल अदा करते हैं इंटरनेशनल लॉ को मनवाने के लिए। तो ये पॉजिटिव व्यू था। थर्ड है इसका मॉडर्न व्यू। आज का व्यू, मॉडर्न व्यू कहता है, क्या कहता है? मॉडर्न व्यू प्रैक्टिकल लॉ की बात करता है कि हाँ, इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक प्रॉपर लॉ है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बाइंडिंग है, मानना है, और ये इन्फोर्स किया जाता है थ्रू कलेक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। ट्रीटीज साइन की जाती हैं, सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉलोड की करवाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर। अब नेचर पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम के लिए। आज के टाइम में इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ट्रू लॉ के तौर पे माना जाता है। ठीक है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन चार्टर के बाद। यूनाइटेड नेशन चार्टर हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, ये मेन रोल अदा करते हैं इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करवाने में। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या था? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूएन चार्टर क्या था? यूएन कब बना था? 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। क्यों बना था? कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड वार जैसी कोई और लड़ाई ना हो, पीस मेंटेन करने के लिए। तो क्या हवा में बन गया था? नहीं। यूएन जिस चार्टर के द्वारा बना था उस चार्टर का नाम है यूएन चार्टर। क्या है ये? इट इज द फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिशिंग इट्स पर्पस, प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर. It outlines the rights and obligations of member states, define the main organs and procedure of UN. ये चार्टर साइन होता है 26 जुलाई 1945 को, और इसी के तहत, और ये केम इनटू इफेक्ट होता है अक्टूबर 24 1945 को। तो यूएन बना था अक्टूबर 24 1945 को। ये डेट एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है और पूछी गई है। यूएन चार्टर कब साइन होता है? 26 जून 1945, और उसके बाद 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बन जाता है इसी चार्टर के तहत। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देता हूँ, एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएन के 6 आर्गन्स होते हैं, सारे के सारे आर्गन्स जो हैं उसके न्यूयॉर्क में है, एक को छोड़ के। एक कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ? हाग में। नीदरलैंड हाग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनाब WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड हाग में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाग में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें थी। नेक्स्ट 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। ये किसने बोला? इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है, ये बोला प्रोफेसर स्टार्क ने।
इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये बोला हॉलैंड ने। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, ये बोला जॉन ऑस्टिन ने। इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ, इज अ ट्रू लॉ, ये बोला ओपेनहाइम ने। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ वर्ड यूज किया जर्मी बेंथम ने। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो ग्रोटियस। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है, किसने बोला? स्टार्क ने। इंटरनेशनल लॉ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हॉलैंड ने। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, जॉन ऑस्टिन ने। इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ, ओपेनहाइम ने। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ का वर्ड इस्तेमाल किया जर्मी बेंथम ने, और फादर हैं, पिताश्री हैं मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के या इंटरनेशनल लॉ के, ह्यूगो ग्रोटियस। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इंटरनेशनल लॉ के। इंटरनेशनल लॉ किस किस के ऊपर लगता है? क्या स्टेट पे लगता है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगता है, या इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है? इसके लिए भी 3 थ्योरीज आई, कौन कौन सी? एक है रियलिस्टिक थ्योरी, फिक्शनल थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी कहती है कि स्टेट जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री है। कि कौन सी थ्योरी कहती है कि स्टेट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? रियलिस्टिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो ये कहती है फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी कहती है कि स्टेट क्या है? स्टेट तो एक फिक्शन है, एक आइडिया है। भाई स्टेट क्या है? आपने कभी स्टेट से बात की है? कभी स्टेट से मुलाकात की है? नहीं ना। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट तो पर्सन ही है। स्टेट का एक हेड है, या प्राइम मिनिस्टर है, या प्रेसिडेंट है, बात तो उससे होती है। स्टेट थोड़ी बोलती है, स्टेट थोड़ी कोई चीज साइन करती है। तो इस चीज को जो सपोर्ट करते हैं वो कौन सी थ्योरी है? वो है फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी कहती है कि स्टेट तो एक फिक्शन है, एक आइडिया है। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का वो इंडिविजुअल है। नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। फंक्शनल थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट जो है वो स्टेट भी है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के हेडक्वार्टर भी पता होने चाहिए आपको, और इंडिविजुअल्स भी। तो कौन सी थ्योरी बात करती है कि सब्जेक्ट मैटर स्टेट भी होगा, इंडिविजुअल भी होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी? फंक्शनल थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहती है कि स्टेट सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ का स्टेट होगी? रियलिस्टिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहती है कि सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ का इंडिविजुअल होगा, स्टेट नहीं होगी? फिक्शनल थ्योरी। ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का डिस्कस करते हैं, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बेस क्या है? मतलब बेस, कोई बेस होता है ना हर चीज का। तो इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है? ये कहां से आया है, किसने दिया है? हाँ, कोई चैप्टर है, कोई क्या है, कानून है, कहां से आया है इंटरनेशनल लॉ? इसके लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन व्हाट इज द बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, और स्टेट्स को क्यों मानना है ये, इसके लिए 6 थ्योरीज आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? नेचुरल लॉ थ्योरी, कंसेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ ऑटो लिमिटेशन, पैक्टा सेंट सर्वेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैक्टा सेंट सर्वेंटा, अभी हम देखेंगे, याद हो जाएगा सारा। सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी, फंक्शनल या मॉडर्न बेसिस। क्या है ये, डिटेल में कवर करते हैं। तो बेस के लिए 6 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी क्या है? नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ इज द बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये लिंक करते हैं रिलीजन के साथ। नेचुरल लॉ किसने दिया है? भाई नेचुरल लॉ भगवान ने दिया है, रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। नेचुरल लॉ किसने दिया है? नेचर ने दिया है, मीन्स रिलीजन ने दिया है। क्रिश्चियन के केस में क्रिश्चियनिटी ने दिया है, क्या कहते हैं, चर्च ने दिया है। ठीक है, मुस्लिम के केस में नेचुरल लॉ इस्लाम ने दिया है। तो नेचुरल लॉ थ्योरी क्या कहती है कि इंटरनेशनल लॉ नेचुरल है और मानना है। क्या है ये रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कंडक्ट हैं, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट करने की कुछ रूल्स हैं और ये यूनिवर्सल रीजन पे बेस हैं, जस्टिस पे बेस हैं, मोरालिटी पे बेस हैं। भाई नेचर चाहता है, क्या चाहता है? हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड। नेचर चाहता है कि सबके साथ जस्टिस हो। ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है कि सब इक्वल हैं, सबके साथ जस्टिस हो, यूनिवर्सल रीजन। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ का बेस जो है वो रिलीजन है, बेस जो है वो यूनिवर्सल रीजन है, बेस है जो वो जस्टिस है, वो मोरालिटी है, वो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ थ्योरी। कौन सपोर्ट करता है इसको? इसको करते हैं सैम्यूल वॉन पुफनडॉर्फ, सैम्यूल वॉन पुफनडॉर्फ, पुफनडॉर्फ, पुफनडॉर्फ। ठीक है, वही जो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। क्यों? वो कहते हैं ये तो नेचुरल लॉ है, ये तो यूनिवर्सल रीजन पे बेस्ड है, जस्टिस पे बेस है, ये एक मोरालिटी है बेसिकली। कौन बोलता है? नेचुरल लॉ थ्योरी को फॉलो करने वाले। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेंट थ्योरी या पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो कंसेंट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिविस्ट थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज कंसेंट थ्योरी। ये कहती है कि स्टेट्स आर बॉन्ड ओनली बिकॉज दे कंसेंट। स्टेट जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को मानती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया है। कैसे? वो ट्रीटी साइन करती हैं या कस्टमरी कंसेंट है जो सदियों से चलते आ रहे हैं। कौन कौन इस व्यू को सपोर्ट करता है? तो इसको सपोर्ट करते हैं जॉन ऑस्टिन एंड CV ब्यानकर शूक, ब्यानकर शूक, BYN, ब्यानकर शूक। कैसे याद रखेंगे? जॉन ऑस्टिन, ब्यानकर शूक। कंसेंट थ्योरी। तो कंसेंट थ्योरी क्या है? पॉजिटिविस्ट थ्योरी है। ये कहती है कि स्टेट्स जो हैं वो रूल रेगुलेशन से बाइंडिंग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया है भाई, उन्होंने साइन किया है या ट्रीटीज के साथ या कस्टमरी कंसेंट से जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ऑटो लिमिटेशन। ऑटो लिमिटेशन की थ्योरी कहती है कि स्टेट्स आर बॉन्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। स्टेट इंटरनेशनल लॉ से क्यों बाइंड है? क्यों? बिकॉज दे हैव वॉलंटरी चूजन टू लिमिट देयर सोवरेनिटी। क्योंकि उन्होंने मर्जी से चूज किया है कि हम अपनी सोवरेनिटी को लिमिट कर रहे हैं, अपनी पावर को लिमिट कर रहे हैं। कैसे? बाई कंसेंटिंग टू द बॉन्ड। हम ये चीज मान रहे हैं अपने कंसेंट से। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, भाई 6 रिवर हैं, हम चाहते तो हम 6 के 6 अपने पास रखते, बट इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने वॉलंटरली चूज किया कि मैं अपनी सोवरेनिटी को लिमिट कर रहा हूं, अपनी पावर को लिमिट कर रहा हूं। 3 दरिया मैंने उधर दे दिए। Essentially, states are seen as free and independent actor. States free हैं, sovereign हैं, independent actor हैं, वो जो चाहती हैं वो करती हैं। Their obligation to follow international law, और international law उनको मानना ही मानना है, obligation है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कंसेंट से और सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन से ये लॉ बनाए हैं, ये कन्वेंशन बनाए हैं, ये ट्रीटीज साइन की हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्या है? यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा 100% आपका ये सवाल आने के 100 तो नहीं 99% चांसेस हैं। क्या पूछा जाएगा? पेक्टा संट सरवंडा, पेक्टा संट सरवंडा। कैसे याद रखेंगे? पेक्टा संट सरवंडा, ये एक लेटन फ्रेज है, लेटन टर्म है। तो सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेक्टा संट सरवंडा मीन्स। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन होगा एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। आपने कोई ट्रीटी साइन की तो वो आपको माननी ही माननी है। कोई एग्रीमेंट किया तो वो आपको मानना ही मानना है। एक बार कोई एग्रीमेंट आपने मान लिया, कर लिया, तो वो एग्रीमेंट मानना है। तो पेक्टा संट सरवंडा का मतलब क्या है? एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रूल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाउंडेशनल नहीं फंडामेंटल, सॉरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेक्टा संट सरवंडा, या आपको ऑप्शन मिलेगा एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ का है पेक्टा संट सरवंडा, जिसका मतलब है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। फाउंडेशन ऑफ लॉज बिटवीन नेशंस, ये क्या है? ये नीम है 2 नेशंस के बीच में इंटरनेशनल लॉ की। विदाउट दिस, विदाउट
पैक्टा संट सर्वेंडा दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट वुड बी मीनिंगलेस। कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमने एक यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया, तो अगर हम वो एग्रीमेंट कैरी नहीं कर रहे तो उसका तो मतलब ही नहीं है। मींस एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, पैक्टा संट सर्वेंडा। तो किसके बगैर इंटरनेशनल एग्रीमेंट मीनिंगलेस होगा? पैक्टा संट सर्वेंडा के बगैर। क्या मतलब है इसका? एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इनमें से किसको कहा जाता है कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल लॉ? पैक्टा संट सर्वेंडा को। देसी भाषा में कैसे, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, टर्म इतनी टफ है। तो लेट अस सपोज इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है, ये है यूएसए या ये है रशिया। तो इंडिया ने रशिया के साथ कोई डील साइन की या इंडिया ने यूएसए के साथ कोई डील साइन की, तो ये डील जो है ये अब दोनों को माननी है, नहीं मानेंगे तो रिलेशन जीरो। मींस ये जो एग्रीमेंट किया है अब इसमें क्या होना चाहिए? पैक्टा संट सर्वेंडा। मींस एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। मतलब एक बार अगर प्रपोज कर लिया इंडिया ने यूएसए को, दोस्ती हो गई, तो सनम बेवफाई नहीं करनी। तो सनम बेवफाई नहीं करनी, ये तो आपको दिमाग में याद रहेगा। तो जब भी आप देखोगे पैक्टा संट सर्वेंडा, आपके दिमाग में आएगा कि सनम बेवफाई नहीं करनी। तो बेवफाई नहीं करनी मींस एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। ये क्वेश्चन आएगा, गलत होगा, आपने ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी। सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी इंटरनेट ये क्या कहती है? इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट। इंटरनेशनल लॉ किस पे बेस्ड है? कॉमन इंटरेस्ट पे। भाई कुछ हमारे इंटरेस्ट हैं, कुछ यूएसए के इंटरेस्ट हैं हमारे से, हमें उनसे मतलब है, उनको हमसे मतलब है, इसलिए और ये मतलब जरूरी है। क्यों? दोनों ने मिल के आगे बढ़ना है। नेसेसिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस अमॉन्ग स्टेट्स, तो यही है इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है? एज पर सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी क्या है कि इंटरनेशनल लॉ कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं और ये जरूरी होते हैं को एग्जिस्टेंस अमॉन्ग स्टेट्स के लिए। लास्ट है फंक्शनल या मॉडर्न बेसिस। तो फंक्शनल या मॉडर्न बेसिस क्या है? कंसेप्ट के लिए आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है ट्रीटीज के द्वारा, कन्वेंशंस के द्वारा या कस्टम्स के द्वारा कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, पीस मेंटेन करके रखना है, कॉपरेशन मेंटेन करके रखना है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये कंसेंट है स्टेट्स का, और ये जरूरी है कि हमें पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। आप मुझे बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या रिवीजन की जरूरत है? क्विक रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग, नेचर और बेसिस। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ग्रोटियस। वर्ड किसने काइन किया? जर्मी बेंथम ने। बुक कौन सी है ग्रोटियस की? ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। लेटिन टर्म क्या है इस बुक का? डी जूरे बेली एसी पैसिस, ठीक है, 1625। ओपेनहाइम किसकी बात करते हैं? 3C की। कस्टमरी कन्वेंशनल रूल्स हैं सिविलाइज्ड स्टेट के लिए, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटाइज किसकी बुक है? ओपेनहाइम की। कब लिखी गई? 1905-6 में, ठीक है। कितनी वॉल्यूम थी स्टार्टिंग में? 2। फर्स्ट वॉल्यूम पीस पे बात करती है, सेकंड डिस्प्यूट एंड वार में कैसे होंगे इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। इनको क्रिटिसाइज मिला। सिविलाइज्ड स्टेट का वर्ड कब हटाया गया? 8th एडिशन में। 9th एडिशन में क्या हुआ? एक रिवाइज्ड डेफिनेशन दी जेनिंग्स ने एंड आर्थर वाट ने, जिसमें बोला कि ये लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल लॉ, ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ लॉ है, जो दो स्टेट्स के बीच में जब वो रिलेशन बनाएंगे तब वो एक्ट में आएंगे। और सिर्फ स्टेट ही सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और क्या है? इंडिविजुअल भी है। तो मॉडर्न वैलिड डेफिनेशन क्या है? ये बॉडी ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है दैट गवर्न द रिलेशंस एंड कंडक्ट ऑफ सोवरन स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम इंडिविजुअल भी, ठीक है। नेचर हमने देख लिया। नेचर क्या है? एक नेगेटिव व्यू, वो कहता है कि ये लॉ नहीं है, प्रोफेसर जॉन ऑस्टिन कहते हैं। तो फिर क्या है? पॉजिटिव मोरालिटी है। कौन सपोर्ट करता है? ऑस्टिन, थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम और पुफनडॉर्फ। पॉजिटिव व्यू, यस इट इज अ लॉ, ओपेनहाइम कहता है।
क्यों बाइंडिंग है स्टेट्स के लिए, क्योंकि वो कंसेंट से वो इसमें आए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर से ये इन्फोर्स किया जाता है, सैंक्शन से, रेसिप्रोसिटी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। मॉडर्न प्रैक्टिकल व्यू है कि ये एक प्रॉपर लॉ है और बाइंडिंग है, ठीक है। फिर हमने देखा इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ, प्रोफेसर स्टार्क। इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हॉलैंड। जॉन ऑस्टिन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है और इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, ओपेनहाइम, ठीक है। फादर ग्रूटियस और सबसे पहले बेंथम ने यूज किया। यूएन चार्टर जून 26 1945, जिसके तहत जिसके तहत यूएनओ बना 24 अक्टूबर 1945 को। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, रियलिस्टिक थ्योरी कहती है स्टेट होगी, फिक्शनल कहती है इंडिविजुअल होगा, फंक्शनल कहते हैं तीनों होंगे, इंडिविजुअल भी, स्टेट भी और ऑर्गेनाइजेशंस भी। फिर हमने देखा बेसिस क्या है, नेचुरल लॉ थ्योरी कहती है बेस जो है वो नेचर है, वो यूनिवर्सल रीजन है, वो जस्टिस है, वो मोरालिटी है, वो रिलीजन है। कौन सपोर्ट करता है, पुफनडॉर्फ। कंसेंट थ्योरी या पॉजिटिविस्ट थ्योरी कहती है कि स्टेट्स जो हैं वो आपस में लीगली बॉन्डेड हैं क्योंकि वो कंसेंट से बॉन्ड हुई हैं। ऑस्टिन और बियनकर शूक जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं। ऑटो लिमिटेशन, स्टेट ने खुद लिमिट किया है अपनी सोवरेनिटी को और पावर को। और पैक्टा संट सर्वेंडा, बेवफाई नहीं करनी। सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी, कॉमन इंटरेस्ट पे और नेसेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही लेकर चलें इंटरनेशनल लॉ को, या अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको करेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। या जल्दी जल्दी करना है वो भी मुझे बता दें, मैं 5-10 मिनट में भी कर सकता हूँ शॉर्ट। थैंक यू सो मच।